हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसा कि हम लोगों ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 3 है जाके, और रीजनिंग के आपके प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जैसा कि रीजनिंग के 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आपको एग्जाम तक डेली एक प्रैक्टिस सेट लगे मिलेगा जाके। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जाता है ये सारे एयरफोर्स में आए हुए मेमोरी बेस ही क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इसी तरीके के सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम तक यहाँ हमारे साथ प्रैक्टिस कर ली तो आपको एग्जाम में एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जाके जो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस ना किया हो। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है कि रीजनिंग के जो पता होगा जाके, रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन होते हैं जाके, जो वाई ग्रुप का पेपर होता है जाके, इसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं और जो मैथ के होते हैं जाके, अर्थमेटिक मैथ के, ये हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे जाके। ये जो 23 क्वेश्चन है जाके, अगर आपने इन 23 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जाके तो आपको बस ये मान के लो कि बस इंग्लिश में 13-14 ले आएंगे जाते हैं, या मान लो कि 15 नंबर भी इंग्लिश में ले आएंगे। और उसके बाद अगर आपने जीएस में 1-2 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाके तो ये मान के लो कि आपका एयरफोर्स में 100% सिलेक्शन हो जाएगा जाके। लेकिन आपको ये जो रीजनिंग मैथ के 23 क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जाके कि आपको ये स्कोरिंग क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 23 के 23 भी कर, जैसे कि जीएस में होता है जाके, जीएस में कोई यही नहीं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन यहाँ पे क्या जाके कि कुछ फिक्स चैप्टर है जाके, उन्हीं से क्वेश्चन आते जाके। तो अगर आपने मैथ रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप ये मान चलो कि ये जो 23 क्वेश्चन है जाके, यही आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएंगे जाके। तो आज के क्वेश्चन की हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जाके। जैसे आज का क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 9 पुस्तकों को 18 रुपए में खरीदा जाता है और 20 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत गणना के। देखो, हमें ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं लिखनी है। जब प्रॉफिट परसेंट होता है जाके, हमको ये पता है जाके कि हमारा प्रॉफिट और नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100% होता है जाके। ठीक है, अगर हमें लॉस होगा तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते थे, फिर लॉस परसेंट निकलता है। तो ये पी का मतलब प्रॉफिट है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो। ये जो कॉस्ट प्राइस हमको दिया जाके 18 दिया है और ये सेलिंग प्राइस कितना दिया जाके 20 दिया है, तो यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का। तो हमें क्या करना है, 2 वैल्यू ऊपर रखनी है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 18। देखो, आप ये 100 को यहाँ पे रख भी सकते हो जाके, यहाँ पर आप 100 को रख भी सकते हो, बाकी 2 9 18, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 1/9। लेकिन आप जब परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे जाके तो वहां पे आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई जाती है, परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन से याद कराई जाती है। अगर आपको याद होगा कि जो 1/9 होता है वो परसेंटेज में कितने का मान होता है? 11 से 1/9% होता है जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू नहीं याद है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जाके कि इसमें 100 का गुणा कर दिया करना। क्या करना? 100 का गुणा कर देना और 9 का 100 में भाग करोगे कितना आ जाएगा जाके? 9 × 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके? 9 × 9 फिर 10 हो जाएगा। 9 × 9 1 बचेगा, 1/9। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आप ये करो कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप आंसर दे पाएंगे जाके। तो इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है जाके, यहाँ पे हमें चीजों को नीचे से सॉल्व करना होता है। नीचे से ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, नीचे से सॉल्व करना है। जैसे कि ये 4 सही 2/4 और इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 1 9, मतलब कि यहाँ पे 9/4 आ जाएगा। 4 अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 1 में गुणा होगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना? 9 3 27 4 31। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31। यहाँ पे फिर 31 आ जाएगा और ये जो 9 है अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गुणे में 31 1 कम 31 और प्लस का 9, तो क्या हो जाएगा जाके? यहाँ पे 40 हो जाएगा और ये फिर 31 यहाँ पे चला जाएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया जाके, हम लोग जब यहाँ पे 31 से जब 31 बच्चे करेंगे तो हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या है? 40 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा माइनस, और नीचे कितना हमारा रहेगा जाके? 40 रहेगा। और ये हमारा कितना? 31 बच्चे 155 हो जाएगा। तो हम लोग जब 160 में 155 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5/40। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो 1 5 1 5 5 40, 1/8 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, हमें नीचे से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर मान लो ऐसे कोई चीजें हैं
3/4, तो इसका तिरछा गुणा होता है फिर 3 जुड़ जाता है, 4 दूनी 8, 3 11/4 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा नीचे से सॉल्व करेंगे कि 4 दूनी 8 1 9 और फिर 9 ऊपर आ जाएगा, 9/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणे में तो 4 एकम 4 हो जाएगा जाके, और 9 का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा जाके, फिर यही चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 9 तिरिक 27, 4 31 यहाँ पे आ जाएगा जाके, और फिर यहाँ हमारा क्या बटे में 9 था, अब ये 9 हमारा ऊपर गुणे में चला जाएगा। अब हम लोग 31 कम 31 और प्लस का 9, तो यहाँ 40 आ जाएगा और नीचे का 31 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 चक्को 160 हो जाएगा, और 160 में ये हम लोग 31 बचे 155 हमारा आ जाएगा जाके, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 40, इसको घटाएंगे 160 में से 155 तो हमारा 5 बचेगा और नीचे 40 है, तो ये हमारा यहाँ से कट पीट के 1/8 आ जाएगा। तो याद रखना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको नीचे से सॉल्व करना है जाके। ठीक, बहुत ही आसान सवाल होता है, आपको बस कैलकुलेशन बस अच्छे से करनी है जाके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब लोग इसके बाद बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जाके मैंने आपको बताया था कि कल के मॉक में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मतलब कि घन घनाभ से रिलेटेड, और मैंने आपको वहां पे सारे घन के फार्मूले और सारे घनाभ के फार्मूले नोट करा दिए थे। तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब और 512 सेंटीमीटर की आयतन वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का विकर्ण क्या होगा? मैंने आपको बोला था घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखो 3 जब घनों को पिघलाकर बनाया जाता है तो ये पता होना चाहिए, मान लो कि ये एक घन यहाँ पे ऐसे है और एक घन यहाँ पे है, एक घन यहाँ पे, ये घन पूरा बनाना है, मान लो कि घन है जाके। ठीक है ना, तो इन 3 घनों को बना के जब एक बड़ा सा घन बनाया जाएगा तो अगर हम देखेंगे कि इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और इसका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो ये जो बड़ा घन बनेगा इसका जो आयतन होगा इन तीनों आयतनों का क्या होगा जाके, ये जो बड़ा घन बनेगा इसका जो आयतन होगा इन तीनों घन के आयतनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बड़े घन का आयतन कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो 5 2 7 और 16 12 28 मतलब 129। इस जो घन का आयतन कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, इसका जो आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जाके 729 आ जाएगा, इस बड़े घन का आयतन। और जो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जाके भुजा क्यूब। मान लिया बड़े घन की भुजा a तो भुजा क्यूब होता है जाके 729। तो ये 729 कितने का क्यूब होता है जाके 9 का, तो a बराबर कितना आ गया जाके, बड़े घन की भुजा कितनी आ गई, बड़े जो घन की भुजा आ गई जाके वो हमारी 9 निकल के आ गई जाके। तो अब घन का आयतन क्या होता है, ये बड़े घन का हमसे पूछ रहा है, नया घन बनाया जाता है, नए घन का विकर्ण क्या, अच्छा जो घन का विकर्ण होगा जाके, जो घन का विकर्ण हो, मैंने आपको बोला था कि जो भी अब क्वेश्चन आएंगे आगे से वो इन्हीं फार्मूलों पे, और ये मैंने घन का विकर्ण आपको कल फार्मूला याद कराया था। तो घन का विकर्ण a√3 होता है, a की वैल्यू कितनी 9√3, तो 9√3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन होते जाके यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में फार्मूले बेस से क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई भी ऐसा जैसे घन घनाभ चल रहा था, ठीक है ना, हमने उसके सारे फार्मूले आपको करा दिए। अगर आज मेंसुरेशन का और कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसके भी हम लोग सारे फार्मूले कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको नोट करने हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है जाके कि अब देखो ये क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में और 20% गणित में क्या दिया है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब बोला कि यदि इन दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ भी अनुत्तीर्ण दिया है छात्र और यहाँ 20%, ये दोनों अनुत्तीर्ण दिया, और जो दोनों विषय में वो भी हमको क्या दिया जाके अनुत्तीर्ण दिया है। तो अलग अलग विषयों में वो भी अनुत्तीर्ण दिए और जो दोनों विषयों में वो भी अनुत्तीर्ण दिया है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण है। अब उसका हमसे अपोजिट पूछा है, उसका हमसे क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो हमेशा जो हमारा आंसर होता है जाके, हमेशा जो हमारा आंसर होता है जाके हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है जो अलग अलग। जैसे कह रहे हैं कि एक पर अंग्रेजी में 40% और गणित में 20%, इनको दोनों को ऐड कर देना है। तो 40 + 20 और उसके बाद हमको क्या करना है,
ये जो हमारा है 10%, इसको हमको इसमें से हटा देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जाके 60 माइनस का 10, ये हमारा आ जाएगा जाके 50% आ जाएगा। तो ये जो 50% निकलेंगे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं, जो हमको देगा वही निकलेगा यहाँ से। ये जो 50% है ये क्या है जाके दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो अब देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। जब 50% छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे जाके, उत्तीर्ण कितने होंगे 100 में से उसको घटा दो, 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50% ही छात्र क्या होंगे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होंगे जाके। देखो ये हो गया जाके आपको एग्जाम, आप खुद ही सोचो कि अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो क्या आप वहां पे एग्जाम में बैठ के लिखोगे इनको, ये चीजें लिखने वाली नहीं है। आपको दिमाग में क्या करना है कि ये जो 40% और 20% इसको ऐड करना है, इसको घटा देना है, जो भी आंसर आएगा फिर उसको 100 में से घटाना है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग मौखिक करते हैं कि 40 20 60 माइनस 10 50, ठीक 50 को 100 में से घटाते तो 50 आ जाता, हमारा आंसर आ जाता जाके, ठीक। तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। बाकी अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं जाके वेन डायग्राम को, कि मान लो कि ये जो है जाके ये क्या है जाके इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, और इधर ये क्या है जाके ये मैथ सब्जेक्ट है। अब वो क्या कह रहा है कि एक पर 40% छात्र अंग्रेजी में, तो ये जो अंग्रेजी है इसमें 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और ये जो गणित में कितने 20% छात्र गणित में क्या हुआ जाके ये अनुत्तीर्ण है, मतलब कि फेल का परसेंटेज दिया है। और क्या बोला इन दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये 10% है, ये दोनों विषयों में ये 10% छात्र क्या जाके अनुत्तीर्ण है। ये जो हमको परसेंटेज दिया है ये सब अनुत्तीर्ण का दिया है। अब देखो अगर ये टोटल 40 है और ये टोटल 20 है और ये कॉमन 10 है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इंग्लिश का, केवल इंग्लिश में कितने छात्र अनुत्तीर्ण होंगे, 40 में 10 घट जाएगा, 30% छात्र क्या होंगे केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होंगे। और यहाँ पे जैसे टोटल 20% दिया था और ये इतना 10% है, तो ये 10% छात्र क्या होंगे केवल मैथ में अनुत्तीर्ण होंगे जाके, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे जाके कि यहां से हमारा निकल के आ गया जाके ये जो टोटल ये केवल अनुत्तीर्ण छात्र है कि 30% छात्र जो है वो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, 10% छात्र मैथ में अनुत्तीर्ण है और 10% छात्र जो है वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो यहां से हमारा जो निकलता है जाके हमारा अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकलेगा, मतलब कि फेल का परसेंटेज निकलेगा हमारा कितना 30 प्लस का 10 प्लस का 10, तो ये कितने हो जाएंगे जाके 50%, ये क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे जाके। तो अब जब पास वाले उत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, हमने क्या बोला कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 50 को घटा दोगे तो 85% क्या हो जाएंगे, 85% दोनों विषयों में पास छात्र हो जाएंगे। तो ये होता है जाके मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये देखो दोनों चीजें एक ही, बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट में किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीख लेने हैं कि इसका मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे जाके तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मौखिक ही करने जाके, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक बिंदु ए से बी जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस चला आता है। अगर पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो यहाँ पे हमसे ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो डिस्टेंस उतनी है, वो पहले 25 किलोमीटर जाएगा और आने के टाइम भी तो 25 ही किलोमीटर आएगा ना। तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है ना, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो, स्पीड और जो टाइम क्या होता है जाके इनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, ठीक है ना। मतलब जो टाइम का रेशियो होता है जब वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो देखेंगे, अगर हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो देखेंगे कि वो पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा ये 25 किलोमीटर स्पीड नहीं है ना जाके दूरी नहीं है, ठीक है ना। बाकी उसने क्वेश्चन बोल दिया कि वापस आता है, तो मतलब कि डिस्टेंस उतनी है। अगर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है मतलब पहले उसकी स्पीड 25 थी, ठीक है, और आने के टाइम
4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आता है। अभी आने के टाइम का स्पीड का रेशियो 4 है, तो स्पीड का रेशियो कितना दे दिया, 25:4। हमने क्या बोला कि अगर हमारे डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों कंडीशन में उतनी ही दूरी तय कर रहा है, तो जो अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो जो हमारा होगा जाके वो स्पीड के रेशियो का क्या होगा जाके उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। अब देखो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, वो जाने में टाइम लगा रहा है 4, आने में टाइम लगा रहा है जाके 25, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है जाके 29 लग रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में कितना टोटल टाइम दिया, 5 घंटे 48 मिनट। तो अगर हम लोग 5 घंटे 48 मिनट को भी हम लोग घंटे में अगर चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, तो 25 4 29, यहाँ क्या आ जाएगा 29/5 घंटे। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम 29 दिया है और यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया 29/5, तो हम लोग इसको इसके बराबर कर देंगे 29/5। यहाँ 29 से 29 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई जाके 1/5 आ गई। अब हम में से यहाँ हम लोग कोई भी बस एक समय निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड तुमको दी है। अगर मान लिया हमने ये 4 की वैल्यू निकाली, एक की वैल्यू 1/5 दी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके 4 × 1/5 हो जाएगी, ठीक। अब हमको ये 4 ये समय मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो अगर हम इस समय में 4 का गुणा कर दे, कोई भी इधर वाला समय लेगा तो ये वाली 4 लेंगे जाके, 25 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 को 20, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जरूरी नहीं कि आप यही वाला समय निकालो, अब ये वाला भी समय, क्योंकि हमें जब 1 की वैल्यू 1/5 दे निकल आई है, तो अगर हम लोग 25 की वैल्यू निकालते तो हम लोग क्या करते 25 का 1/5 कर देते, ठीक। तो 25, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाता जाके दूसरी कंडीशन में 5, ठीक। और स्पीड हमको कितनी दी है जाके 4 दी है दूसरी कंडीशन में, तो 20 किलोमीटर क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस हो जाती है जाके। तो आप कोई भी टाइम निकालो, अगर ये वाला टाइम निकालोगे इस वाली स्पीड से गुणा करना पड़ेगा, डिस्टेंस आ जाएगी। ये वाला टाइम निकालोगे ये वाली स्पीड से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि अगर जैसे उसने बोला कि सेम उतनी ही दूरी चलता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो हमारी स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है, उसी का उल्टा हमारा टाइम का रेशियो होता है जाके, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल उसको 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि यहाँ पर जो उसको टोटल 29 घंटे लगते हैं, ठीक है। हमने 29 को 29 हमने 5 घंटे 48 मिनट को घंटे में चेंज किया, तो 29/5 घंटे निकल के आया। तो ये जो 29 है इसको हमने 29/5 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाले 1/5। अब हमने क्या किया 1 की वैल्यू 1/5 है, तो अगर हम ये वाला समय निकालेंगे इससे भी हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी जाके 4 का गुणा कर देंगे 1/5 में, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक। अब दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है टाइम इंटू क्या होता है चाल, ठीक है ना, समय इंटू चाल। तो चाल को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया कि अगर ये वाला समय निकालोगे तो वो इस स्पीड से जा रहा है, यहाँ आपने 25 का गुणा कर दिया, बस 5 से काट दिया, 5 चौके 20 हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने जाके एग्जाम में क्वेश्चन। हम लोग बात करेंगे जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या करे कि एक आयताकार घास का प्लाट 112 मीटर लंबा और 78 मीटर क्या है चौड़ा है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो आज का जो पेपर है जाके इसमें ये वाला मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक। और एक पीछे भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, मतलब कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है जाके वो आप लोगों को अच्छे से तैयार करने में 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक तो आपको मिलेगा 2 भी आ जाएंगे जाके, ठीक। और ये क्वेश्चन सारे फार्मूले बेस्ड होते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये आयत है जाके ना, ये आयत है, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई हमको कितनी दी जाके, मान लें कि इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसके चारों ओर ये इसके चारों ओर क्या बनाया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसके चारों ओर x चौड़ाई, मान लो ये चौड़ाई कितनी है जाके ये x है, x चौड़ाई का क्या बनाया जा रहा है, ये जो चौड़ाई है ये x है। अगर x चौड़ाई का रास्ता इसके चारों ओर बनाया जा रहा है, तो अगर वो हमसे कह दे कि आपको लंबाई चौड़ाई दे और आपसे अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है ना, तो आपको फार्मूला याद रखना है कि जो आयत के,
ठीक है ना सर, ये आयत के अंदर ना, ये आयत के बाहर बना हुआ है। ये क्या है? आयत के बाहर बना हुआ है। तो आयत के बाहर जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के बाहर जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2x l प्लस बी और माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x इंटू एल प्लस बी प्लस का 2x। एल चौड़ाई होती है, बी सॉरी एल लंबाई, बी चौड़ाई, और x क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई होती है। तो ये हम लोग फार्मूला लगाते हैं आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2 और हमको चौड़ाई कितनी जाके 2.5, यही वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि 2x l प्लस बी इंटू 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए l प्लस बी, देखो l प्लस बी यहाँ पे करना है तो हम लोग ये नहीं कि एक बार l की वैल्यू रखो फिर b की वैल्यू रखो ना, हमें क्या करना है 112 और 78 को जोड़ देना। जब हम लोग 112 और 178 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? जाके हमारा 190 आ जाएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है 2x, मतलब कि जो चौड़ाई दी है जाके रास्ते की, ठीक है ना, जो रास्ते की चौड़ाई दी उसका दोगुना घटाना है हमेशा। और 2.5 का दोगुना कितना हो जाएगा? 5 घटा देंगे तो 2.5 का दोगुना यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो 185 आ जाएगा। जब लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे जाके 55 25 55 40 2 42 5 एकम 5 4 9, तो 925, ठीक है ना। तो 925 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसे दे कि आयत की लंबाई दी है, चौड़ाई है, और उसके चारों ओर बाहर की तरफ x मीटर चौड़ाई का या x मीटर कुछ भी सेंटीमीटर हो रास्ता बनाया जाए, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो होता है जाके 2x l प्लस बी प्लस का 2x। अब देखो अगर आपसे कह दे कि आयत के अंदर, अगर आयत के अंदर, ठीक है ना, अगर आपसे अब आगे क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि आयत के अंदर, आयत के अंदर जो होगा जाके रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है जाके वो होता है 2x l प्लस बी, बस यहाँ पे अंदर वाला 2x जो माइनस कर देना। ये आगे से आपको ये फार्मूला याद रखना है। कोई भी हम लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन करेंगे तो उसके थोड़े से जो मतलब कि इर्द गिर्द फार्मूले हम लोग पढ़ लेंगे जाके, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आगे जब मौका है तो आपको ये फार्मूला मिल जाए। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा देखो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास क्वेश्चन है जाके ना, रूल पे है जाके। अब देखो ये जितने भी ऑफ है सबको में क्या करना है? मल्टीप्लाई बना देना है। आपका मतलब होता है गुणा, सबको ऐसे गुणा बना देना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबको ऐसे गुणा बना देना है, बस इसका हम मान पूछा है। अब ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा और 3 तरफ का 9 कट जाएगा और 4 6 24 कट जाएगा ना, और 3 7 ये 21 कट जाएगा। अब हम लोग 9 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा जाके 6 का भाग करेंगे 504 में, 6 48 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा जाके? अच्छा ये 7 से 7 भी कट गया ना, 6 48 हो जाएगा, 2 बटे जाएगा 6 24, तो 84 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन काटना पीटना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो कहो हर जगह ऑफ है, थोड़ा इजी पड़ गया, कभी प्लस माइनस ब्रैकेट लगा देता है तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना रहता है जाके। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan थीटा प्लस sin थीटा बटे tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर k प्लस 1 बटे k माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात करो। देखो हम लोग क्या करेंगे जाके, ये जो tan थीटा है इसको हम लोग sin थीटा, tan थीटा को हम लोग क्या करेंगे sin थीटा बटे cos थीटा लिख देंगे, और प्लस का sin थीटा ऐसे लिखा रहने देंगे ना, और फिर नीचे भी इसको हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा लिख देंगे, माइनस का sin थीटा ऐसे लिखा रहने देंगे। और इधर अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम लोग sin थीटा कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? sin थीटा इधर हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 बटे cos थीटा, यहाँ से sin थीटा कॉमन हो जाएगा ना, प्लस का 1, और नीचे भी sin थीटा हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा और माइनस का 1। अब ये हमारा कट गया। अब देखो ये जो 1 बटे cos थीटा होता है वो होता है जाके sec थीटा प्लस का 1, नीचे भी हो जाएगा sec थीटा माइनस का 1। बस हमको इससे कंपैरिजन करा देना, यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ बटे k माइनस 1, यहाँ sec थीटा प्लस 1 है, यहाँ sec थीटा माइनस। जब लोग कंपैरिजन कराएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा जाके sec थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली एक मॉक कराया जाएगा, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जाके वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाके उन्हीं के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जाके, ठीक है। क्योंकि जब आप ये 23 क्वेश्चन में से अगर आपने 20
प्लस आप ये सोचो कि अगर आपने 20 क्वेश्चन कर दिए यहाँ से, ठीक है, अगर आपने 15 क्वेश्चन इंग्लिश में भी कर दिए और अगर जीएस में से आपने 2-3 भी क्वेश्चन कर दिए, तो ये मान के लो कि आप 40 के आसपास हो जाओगे जाके ना। तो 40 के आसपास में आपका बिल्कुल शेयर सिलेक्शन हो जाएगा जाके ना, मतलब कि बिल्कुल ये है कि आपको फिर यहाँ से कोई बाहर नहीं कर सकता जाके। बाकी अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे, ऐसा थोड़ी कि 20 में 20, जब आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये 23 में से भी 23 आप भी, ये जो 23 क्वेश्चन है 23 के 23 भी पूरे कर लोगे। ऐसा थोड़ी कि 23 में से 20 ही करना है जाके, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं। यहाँ पर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी ये नहीं कोई भरोसा रहता है कौन सा एंटोनिम सिनोनिम पूछ दे, ठीक है ना, या कैसा पैसेज आ जाए, ठीक है, या फिर कैसा मतलब कि जीएस में कैसे क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है जाके कि ये जो मैथ रीजनिंग है इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, अगर आपको एक कोर्स में वाई गुरु में सिलेक्शन लेना है। तो टेक केयर दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।